एमएलसी उत्तर प्रदेश एक्स राज्य सांसद तो बर्तमाने केंद्रीय राज्य कोऑर्डिनेटर माननीय সিদ্ধার্থ আপনাদের সামনে বাকি গাইডলাইন যেটা আছে যেটা বাকি আছে সেগুলো বিস্তারিত আপনাদের জানাবো। हम आज सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि भारत में जो एक अघोषित आपातकाल सा चल रहा है उन परेशानियों से मुक्ति किस तरीके से मिले, इन महापुरुषों का पवित्र आंदोलन पश्चिम बंगाल में किस तरह से रिवाइव और सरवाइव करे। और हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं इस देश में हजारों की संख्या में राजनीतिक पार्टियां हैं, रोज कोई न कोई नया दल बन जाता है और जितने भी नए दल बनते और बनाए जाते हैं ये खुद नहीं बनते बल्कि इस देश की गैर बराबरी की व्यवस्था में विश्वास करने वाली राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बनवाए जाते हैं। क्योंकि इस देश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद देश की तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से वो सत्ता से बेदखल करें या फिर जनता की मेमोरी से किस तरह से वाश आउट करें। हमें इस बात के लिए सतर्क होना पड़ेगा और इस बात के लिए सतर्क होने के लिए हमें साथियों अपने उन लोगों को जो लोग हमारे लोग गांव में बसते हैं, गली मोहल्ले में बसते हैं, ऊंचे नीचे खाले मकानों में, नदी नालों के किनारे, पुल के नीचे, रेल की पटरियों के किनारे बसते हैं, उनको भी समझाने का काम करना पड़ेगा। और क्या समझाना पड़ेगा उन्हें? समझाना ये पड़ेगा उनको कि इस देश में लगभग 85% आबादी के हक हकूक की लड़ाई करने वाली, हक हकूक को दिलाने के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक संघर्ष के बाद जो भारतीय संविधान बना, उस संविधान में दिए गए अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए जो एक पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी उसकी रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। उस संघर्षरत पार्टी को हमें जीवित रखने के लिए, उस संघर्ष पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए हमें बाबा साहब के द्वारा दिए गए एक व्यक्ति एक वोट के मूल का कैसे इस्तेमाल किया जाए ये बताना जरूरी है। बीएसपी को वोट देना क्यों जरूरी है, बीएसपी को ही वोट देना क्यों जरूरी है, ये बात हमें उन्हें बतानी है। क्यों देना जरूरी है? क्योंकि एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी है जो इस देश के बहुजन समाज, यानी बहुजन समाज से मतलब बहुसंख्यक समाज, और बहुसंख्यक समाज कितना है यहाँ पर 85 से 90%। जिस बहुजन समाज में कौन आता है? इस देश के अनुसूचित जाति के लोग आते हैं जो पहले शूद्र कहलाते थे। इसमें अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं जो ऊंचे नीचे जंगलों में रहते हैं, नदी नालों के किनारे रहते हैं, या फिर बेहद गरीबी में और अमानवीय जीवन जीने वाले लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, जिनको भारत के प्रथम संविधान अगर हम कह लें या द्वितीय संविधान कह लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से बाबा साहब के संघर्ष के बाद उनको अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा मिला, जिनकी आबादी लगभग इस देश में 22.5 से 25% है। उनकी नुमाइंदगी के लिए पिछड़े वर्ग के लोग जिनकी आबादी लगभग 40% इस देश में है, कहीं किसी प्रदेश में कम, किसी प्रदेश में ज्यादा, और लगभग 20% के आसपास की आबादी रिलीजियस माइनॉरिटी की है, जिसमें बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई और मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, और भी तमाम तरह के धर्म संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं, जो ज्यादातर SC, ST और OBC से कन्वर्ट होकर के इन धार्मिक संप्रदायों में उन्होंने भाग ले अपने आप को परिवर्तित करने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी ऐसे बहुजन समाज के लोगों के, ऐसे बहुसंख्यक समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को वोट देना जरूरी है। और बहुजन समाज पार्टी को न सिर्फ वोट देना जरूरी है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को खासतौर से वोट देने के साथ साथ आखिर बीएसपी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?
भाई इस देश में पहले से ही देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, जिसने, वो कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेस पार्टी का रहा है। अगर हम एक पल इसको मान भी ले तो देश की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसने इस देश पे सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने का काम किया है, उस पार्टी ने भारत के संविधान में दिए गए अधिकारों का क्यों आज तक इंप्लीमेंट करने का काम नहीं किया। अगर कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लगभग 75 वर्ष भारत के संविधान को लागू हुए हो गए, अगर 75 वर्षों में सबसे ज्यादा शासन करने का काम किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से, उनकी नीयत अगर साफ होती और नीतियां ईमानदारी के साथ बनाने का काम करती, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुजन समाज पार्टी की बनाने की जरूरत तो तब पड़ी जब इस देश में लगभग 45 वर्ष आजादी को हो गए थे, और 45 वर्षों तक इस देश में बाबा साहब के बनाए संविधान में जो अधिकार, हक और अधिकार देने का काम बाबा साहब ने किया था, और ये सोच करके किया था, चाहे वो बराबर के वोट का अधिकार हो, एक व्यक्ति एक वोट के एक मूल्य का सिद्धांत, चाहे वो वोट हो, वो अधिकार हो, या फिर उस भारत के संविधान में सरकारी नौकरियों, शिक्षा में आरक्षण का अधिकार हो, या फिर इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आयोग बनाकर के माध्यम से, कमीशन बनाकर के माध्यम से उनको चिन्हित करके उनको शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी देने की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने उसको करने का काम नहीं किया। अगर किया होता तो बाबा साहब ने अपने जीते जी भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत काका कालेलकर बनवाने का काम किया था। लेकिन काका कालेलकर की रिपोर्ट क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंप्लीमेंट करने का काम किया? साथियों, नहीं किया। उनके बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने, यहाँ तक कि उनके परिवार की उनकी बेटी ने भी काका कालेलकर की कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने का काम नहीं किया। और जब जनता पार्टी बनी, 1977 में जनता पार्टी बनी, तो जनता पार्टी ने विश्वास दिलाया था जनता को, जो जनसंघ से बनी थी। जनता पार्टी का, ऐसे बात को याद रखना पड़ेगा हमको कि जनता पार्टी कोई जादुई पार्टी नहीं थी। जनता पार्टी जनसंघ की से बनी थी। जनसंघ मतलब आरएसएस की विंग थी, उसके द्वारा बनी थी जनता पार्टी, जिसमें कांग्रेस के टूटे हुए लोग भी या विद्रोही लोग थे, उन लोगों ने मिलकर के बनाई। उसने वादा किया था कि हम मंडल कमीशन, उसकी हम काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आए तो लोगों ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि काका कालेलकर कमीशन रिपोर्ट को लागू करो। लेकिन साथियों, तब उन्होंने क्या बहाना बनाया लोगों को बरगलाने के लिए कि ये रिपोर्ट पुरानी हो गई है, हम एक नया कमीशन बनाते हैं और उसकी रिपोर्ट के आधार पे हम भारत में पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करेंगे। और साथियों, तो मंडल कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई तो जनता पार्टी ने इंप्लीमेंट करने का काम नहीं किया। अंतर्द्वंद से उनकी सरकार चली गई। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से थम्पिंग मेजॉरिटी में वापस आ गई इमरजेंसी के बाद, और उन्होंने पहले काका कालेलकर के जैसे उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तब साथियों, इस देश में एक व्यक्ति जो पंजाब की धरती से पैदा हुए थे, मानवर श्री कांसीराम साहब ने जो नौकरी, अपनी क्लास 1 की नौकरी वहां छोड़ करके महाराष्ट्र की धरती पूना से, जब वो बाबा साहब की पार्टी आरपीआई में काम कर रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सबसे पहली बार बामसेफ और DS4 के माध्यम से सबसे पहले व्यक्ति इस देश में थे जिन्होंने मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट करने के लिए नारा लगाने का काम किया कि पिछड़ों की समस्या देश की समस्या, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और बामसेफ DS4 से होते हुए जब उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो पूरे देश के लोगों को जगाने का काम किया और नारे देने का काम किया, स्लोगन देने का काम किया। और नारे स्लोगन इसलिए नहीं होते हैं कि केवल कोरे शब्द होते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों में तो नारे कोरे शब्द होते हैं कि गरीबी हटाओ। उन्होंने गरीबी हटाओ को केवल नारा दिया, गरीबी नहीं हटाने का काम किया, बल्कि गरीबों को हटाने का काम किया। लेकिन मानवर कांसीराम साहब ने इन सब चीजों से सबक लेते हुए जो अपनी पार्टी बनाते समय जब इस देश की बहुसंख्यक समाज की पार्टी बनाने का काम किया 14 अप्रैल 1984 को, तो क्या नारा लगाने का काम किया कि वोट हमारा राज तुम्हारा
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, जो भोजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। साथियों, ये वो नारे थे जो 14 अप्रैल 1984 को न सिर्फ बहुसंख्यक समाज के दिलों में वास कर रहे थे, बल्कि उनके दिलों में उबाल मारने का भी काम कर रहे थे। लोगों के समझ में आई इन शब्दों के माध्यम से कि वोट हमारा, राष्ट्र हमारा। उन्होंने समझाने का काम किया कि इस देश के 85% लोगों का वोट है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश होगा तो वहां पर मेजॉरिटी रूल करती है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा पिकुलियर देश है, एक ऐसा विशेष देश है जहां पर माइनॉरिटी साथी मेजॉरिटी पर रूल करती है। यानी 15% 85 पर रूल करता, 85 15 पर नहीं करता है। जबकि दुनिया में अगर 55% वाला है तो 45 पे शासन करेगा, यहाँ तो 85 वाला के ऊपर 15% शासन कर रहा था। तो ये बात लोगों को दिलों में पहुंचाने के लिए क्या किसने नारा लगाया? मानवर साहब और उनकी टीम ने। और उस नारे को हकीकत में तब्दील करने के लिए, उसमें जान डालने के लिए मानवर कांसीराम साहब और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत करने का काम किया। और साथियों, आज वो नारे हकीकत में तब्दील हो गए। बीएसपी को क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी? इसलिए कि वो बीएसपी ने उन नारों को हकीकत में तब्दील किया। हकीकत में कैसे तब्दील किया कि देश के सबसे बड़े, आबादी के हिसाब से सबसे बड़े देश जो दुनिया के देशों में अगर गिनती उसकी शुमार की जाए, अगर उत्तर प्रदेश एक देश बन जाए तो दुनिया का 5वां या 6ठा आबादी के हिसाब से बड़ा देश होगा साथियों। उस देश में उन्होंने लोगों को जगाने का काम किया, उस प्रदेश में लोगों को जगाने का काम किया, बताने का काम किया कि बाबा साहब ने हमें भारत के संविधान में बराबर के वोट का अधिकार दिया। वन मैन वन वोट वन बैन। जब ये नारा, जो ये अधिकार हमको बाबा साहब ने दिया है, राजा का वोट, रानी का वोट, रानी का वोट, मेहतानी का वोट, राजा का वोट, फकीर का वोट, अमीर का वोट, गरीब का वोट, प्रधानमंत्री का वोट और चपरासी का वोट, दोनों की कीमत एक बराबर की है। जब एक बराबर की है तो डेमोक्रेसी में संख्या का महत्व होता है, नंबर की वैल्यू होती है, नंबर के आधार पे बोलता है। क्या कारण रहा? क्यों नहीं सत्तासीन हुए हम लोग? उसका एक ही कारण था, बाबा साहब ने जब आप वोट का अधिकार देते समय कहा था कि जिस दिन हमारे लोग इस वोट की ताकत को समझेंगे उस दिन वो इस देश के शासनकर्ता जमात बनेगी। क्या बनेंगे? शासनकर्ता जमात बनेगी। लेकिन साथियों, उन्होंने एक वार्निंग और दी थी कि हमारे लोगों को इस वोट की रक्षा, इस वोट की सुरक्षा वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू की करते हैं। अगर हम अपनी बहन बेटी की इज्जत आबरू को लुटने और बिकने नहीं दे सकते हैं तो हमें अपने वोट को भी लुटने और बिकने नहीं देना चाहिए। अगर साथियों पश्चिम बंगाल में भी ये बात लागू हो गई होती तो उत्तर प्रदेश की तरह 1-2 बार नहीं 4-4 बार सरकार हमारी बन चुकी होती। आबादी किसकी ज्यादा है? आबादी साथियों एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की ज्यादा है। और यहाँ तो माइनॉरिटी बड़ी संख्या में है, लेकिन हम उस माइनॉरिटी को बताने में भूल कर गए कि उत्तर प्रदेश में मानवर कांसीराम साहब के दिशा निर्देश में पहली ही सरकार जब बनी थी 3 जून 1995 को एक मिरेकल हुआ था। द डेमोक्रेसी का मिरेकल कहा जाता है माननीय बहन जी को। जो मिरेकल हुआ था देश के सबसे बड़े सूबे में, वो भी आर्यावर्त में, एक दलित की बेटी ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने का काम किया था। और उस मुख्यमंत्री की शपथ को लेते ही आदरणीय बहन जी ने स्पष्ट कहा था, स्पीच दे रहे हैं, आदरणीय बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा था। क्या कहा था? जब उनसे पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आपकी सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो आदरणीय बहन जी ने बड़े ही सजे हुए अंदाज में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी मेरे प्रदेश में रहने वाले सभी जाति वर्ग मजहब के लोगों की जान माल मजहब की सुरक्षा की गारंटी पहली प्राथमिकता होगी। क्या आपके पश्चिम बंगाल की सरकार की मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता ये है? अगर ये है तो साथियों क्या खाली में वो दोनों खाली हैं? हुए
क्या साथियों उनके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र और प्रदेश की सरकारें नहीं है? साथियों, प्रदेश और केंद्र की दोनों की बराबर की सरकारें जिम्मेदार हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास वो इच्छा शक्ति नहीं है कि वो अपने प्रदेश की सभी जाति वर्ग मजहब के लोगों की जान माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी दे सकें। उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी के चारों बार के शासन को अगर निकाल दीजिए, चारों बार के शासन में लगभग 7 वर्ष का शासन निकाल दीजिए 75 सालों में, यानी कि 1950 में संविधान लागू होने के बाद से लेकर के आज के दिन तक के लिए अगर आप केवल 7 वर्ष का शासन निकाल दीजिए तो सभी सरकारों में, सभी मुख्यमंत्रियों के शासन काल में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे, जाति दंगे, नस्ली दंगे हुए साथी, केवल बहन जी के शासन काल में नहीं। तो इसलिए डेमोक्रेसी का मिरेकल बहन जी कही जाती है। इसलिए नहीं कही जाती है कि वो दलित की बेटी थी साथियों, इसलिए कही जाती हैं कि उनमें शासन चलाने की क्षमता है साथियों, इच्छा शक्ति की क्षमता थी। उन्होंने जो अपने प्रदेश के लोगों से वादा किया था उसको अपने चारों बार के शासनकाल में निभाने का काम किया। आपने कभी बताया कि उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की पहली बार की सरकार बनी थी तो जो मानवर कांसीराम साहब और आदरणीय बहन जी के प्रयास से मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, बीपी सिंह की सरकार को मजबूर होना पड़ा था लागू करने के लिए। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ों को 27% आरक्षण मिला था। पिछड़ों का मतलब जो कैसे पिछड़े थे, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, उनको आरक्षण मिला था। उसमें धर्म की बात नहीं थी, उसमें मुस्लिम समाज के भी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों को आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन साथियों, केवल हिंदू समाज के पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया गया था। लेकिन आदरणीय बहन जी ने अपने उत्तर प्रदेश की सरकार में, पहली ही 4.5 महीने की सरकार में बहन जी ने अगस्त 1995 में मुस्लिम समाज की पिछड़ी आबादी, जो पिछड़ी जात से ताल्लुक रखते थे, उनको पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र जारी करके उन्हें 27% रिजर्वेशन में हिस्सेदारी देने का काम किया साथी।